आज फिर आरबीआई गाइडलाइंस के तहत एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेल, ट्रांसफ़र ऑफ लोन या क्रेडिट असेट एक बैंक से दूसरे बैंक में या एआरसी में। साथ ही साथ मॉनेटरी रिव्यू पॉलिसी जो अक्टूबर 2021 में आरबीआई के द्वारा दी गई है उसके बारे में भी इसमें चर्चा होगी। आधार एक्ट में क्या पर चेंज आया है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्यूआर साउंड बॉक्स क्या होता है ये भी इस वीडियो का एक पार्ट है। साथ ही साथ एनबीएफसी को अब स्केल बेस्ड डिवाइड किया गया है 1 अक्टूबर 2021 से। उस पर क्या होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दो अन्य टॉपिक है जो कि जैसे कि हार्विंगर 2021 क्या है। साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि गवर्नमेंट बैंक में स्टाफ अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या गाइडलाइंस डीएफएस के द्वारा जारी किया गया है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहला है सेल, ट्रांसफर ऑफ लोन, क्रेडिट असेट टू अदर बैंक्स या असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। जो भी है जो ट्रांसफर किए जाते हैं उसके संदर्भ में कुछ चेंजेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए हैं उसके बारे में। सबसे पहला क्या है कि आरबीआई ने डायरेक्शन इशू किया है। ये जब कोई बैंक दूसरे बैंक को लोन ट्रांसफर करता है या वो किसी एआरसी को ट्रांसफर करता है तो इसके तहत शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि नाबार्ड, एनएचबी, एक्जिम बैंक या सिडबी जो भी है ये इसके अंदर आएंगे और इसको लेंडर कहा जाएगा। साथ ही साथ आरबीआई ने अब फ्रॉड के अकाउंट को भी परमिट कर दिया है ट्रांसफर ऑफ लोन के संदर्भ में कि फ्रॉड जो अकाउंट किए गए हैं लेंडर के द्वारा ऑलरेडी डिसाइड कर दिए गए हैं उसको भी अब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचा जा सकता है। साथ ही साथ आरबीआई ने ये भी कहा है कि इसकी जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिगार्डिंग रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग या फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट विथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है या कोई ऐसा कोई रिलेटेड मैटर है तो वो अब एआरसी के पास चला जाएगा। मतलब अब बैंक ने यदि ट्रांसफ़र कर दिया वो फ्रॉड अकाउंट को यदि लेंडर को तो वो अब एआरसी का काम है कि वो रिपोर्टिंग करे, मॉनिटरिंग करे या कोई कंप्लेन लॉन्च करे या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कोई इस रिलेटेड मैटर है तो उस पर चर्चा करें। इसके साथ ही आरबीआई ने और बोला है कि जो स्ट्रेस असेट लोन है जो कि डिफ़ॉल्ट हो गया मोर देन 60 डेज और वो क्लासीफाई हो गया यदि एनपीए में तो उसको भी एआरसी को अब ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मतलब मोर देन 60 डेज डिफ़ॉल्ट या एनपीए अकाउंट को भी अब हम एआरसी को बेच सकते हैं। तो इसके साथ ही यदि इन केस ऑफ एनी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय बैंक, यदि किसी बैंक ने पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है तो लीगल ओनरशिप जो है वो जिसने ट्रांसफ़र किया है उसी के पास होगा, जबकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो जिसको ट्रांसफ़र किया गया है उसके ऊपर रहेगा। और इसके साथ एक और उसमें किया गया है कि लेंडर जो है वो कभी भी क्रेडिट इन्हांसमेंट उसमें नहीं करेगा, जैसे कि कोई गारंटी या कंफर्ट लेटर या कोई क्रेडिट प्रोटेक्शन कवर जो है वो नहीं करेगा। वो उसके मतलब क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जो एक्सपोजर उसने लिया है। एक और इसमें है फाइनली किया हुआ कि लेंडर मस्ट नॉट प्रोवाइड एनी क्रेडिट फैसिलिटी, लिक्विडिटी फैसिलिटी इन केस ऑफ लोन ट्रांसफ़र। यदि लोन कोई ट्रांसफ़र होके आया है तो लेंडर जो है वो कोई भी उसी लोन पे कोई ट्रांसफ़र कोई भी अमाउंट का कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देगा या लिक्विडिटी फैसिलिटी नहीं देगा। अगला सब्जेक्ट है मॉनेटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू जो अक्टूबर 2021 में आरबीआई के द्वारा किए गए हैं उसमें क्या चेंज किया गया। तो सबसे पहला जो चेंज किया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेपो रेट अंडर जो एलएएफ है वो 4% पे ही है, रिवर्स रेपो 3.35% पे ही है, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट जो है वो 4.25% पे ही है। मतलब कोई चेंज नहीं किया गया है पॉलिसी रेट में। रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, एमएसएफ
और बैंक रेट 4.25% पे ही रहेगा। इसके साथ ही MPC ने ये भी किया है कि जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है वो जो पहले 4% था वही 4% पे रखा है, उसमें ±2% हो सकता है। इसके साथ ही RBI ने ये भी अनाउंस किया है कि IMPS लिमिट जो है पर ट्रांजैक्शन जो पहले 2 लाख का हुआ करता था उसको बढ़ा के अब ऑल चैनल में 5 लाख कर दिया गया है। साथ ही साथ RBI ने और एक जियो टैगिंग मतलब एक फ्रेमवर्क बनाया है जियो टैगिंग के लिए। मतलब क्या है कि जियो टैगिंग हम उसको कहते हैं जो कि उस प्लेस के जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स को, लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड को वो उसमें डिसाइड करेगा। तो उसके तहत उन्होंने ये कहा है कि जो POS होगा, टर्मिनल होगा या QR कोड होगा वो मर्चेंट यूज करेगा जियो टैगिंग के साथ। और मतलब दिस वुड कंप्लीमेंट द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो PIDF है उसको कंप्लीमेंट करेगा बाय इंश्योरिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाइडर एक्सेस टू डिजिटल पेमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि RBI ने अब जियो टैगिंग के साथ POS और QR कोड के लिए कहा है, जिससे कि जो भी इस तरह का चीज होगा वो जो PIDF जो नया बनाया गया है फ्रेमवर्क उसके तहत वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बढ़ाएगा, जिससे कि जो डिजिटल पेमेंट है वो बढ़ेगा। इसके साथ ही रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत जो 4th कोहर्ट है वो भी प्रिवेंशन ऑफ मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड के तहत ही होगा। साथ ही साथ 31 मार्च 2022 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंटिन्यू रहेगा वेज एंड मीन्स एडवांस जो दिया जाता है जो कि हम स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, तो वो जो है वो 51,560 करोड़ होगा और ये OD फैसिलिटी के रूप में दिया जाएगा, जबकि एक क्वार्टर में 36 से 50 दिन तक का ये लिया जा सकता है, बट एक बार में कंटिन्यू 21 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। तो जो WMA एडवांस है, वेज एंड मीन्स एडवांस है, वो भी बढ़ाया गया, वो भी दिया गया है कि एक क्वार्टर में 36 से 50 दिन तक का कोई भी गवर्नमेंट ले सकती है, लेकिन एक बार में 21 दिन से ज़्यादा उसे नहीं मिलेगा। उसके साथ ही जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने एक सेक्शन 45Z भी एक्ट दिया है, जिसके तहत जो है 45ZL जो है मिनट्स जो उसका आता है MPC मीटिंग का वो पब्लिश किया जाता है और वो 14th डे आफ्टर द डेट ऑफ मीटिंग इशू करना है। मतलब यह है कि आपको ये जानना चाहिए कि जब भी ये मीटिंग होती है वो मीटिंग जिस दिन खत्म होती है उसके 14वें दिन के अंदर उसको पब्लिश करना पड़ता है, उसके मिनट्स क्या क्या उसमें चर्चा हुई। साथ ही साथ RBI ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है वो यूनिफॉर्म क्रेडिट रिपोर्टिंग के करेगा लोन अकाउंट जब ओपन किया जाएगा 1 जुलाई 2022 से। मतलब जितने भी CIC है उनकी यूनिफॉर्म रिपोर्टिंग फॉर्मेट उसके लिए दिया जाएगा, जो कि इंप्लीमेंट होगा 1 जुलाई 2022 से। साथ ही साथ RBI ने बैंक को ये कहा है कि एडिशनल आप प्रोविज़न करिए, जो प्रोविज़न करना है एडिशनल लाइबिलिटी जो कि आपके फैमिली पेंशन के इन्हांसमेंट के लिए हो रहा है, और वो जो है अगले 5 साल के लिए होगा, जो कि आपको 31/3/2027 तक हो सकता है। मिनिमम 1/5 ऑफ टोटल अमाउंट एवरी ईयर, जितना पेंशन आप देते हैं उसका 1/5 जो है एवरी ईयर आपको करना है, वो 5 साल के लिए करना है। तो मोर और लेस आप इस चीज़ को समझिए कि कोई पॉलिसी रेट इसमें चेंज नहीं की गई। जो IMPS की लिमिट थी उसको 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया। साथ ही साथ जो हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 4% ±2% रहा। उसके बाद जो वेज एंड मीन्स एडवांस है वो 51,560 करोड़ रहा, और उसमें 36 से 50 डेज तक कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, बट एक बार में 21 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। और जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है उसको ये कहा गया है कि यूनिफॉर्म क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट आप तैयार करिए, जो एक लोन अकाउंट ओपन होगा 1 जुलाई 2022 के बाद उसमें ये इंप्लीमेंट होगा। अगला टॉपिक है
आधार एक्ट एजुकेशन अथॉरिटी। मतलब क्या है कि आधार एक्ट में पहले कोई एजुकेटिंग अथॉरिटी अवेलेबल नहीं था, मतलब उसमें कोई भी पेनल्टी, किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं है था। अब क्या किया है गवर्नमेंट ने कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया रूल, जिससे कि UIDAI जो है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट कर सकता है और वो 1 करोड़ तक का पेनल्टी उस पर तो किया जा सकता है। मतलब जो एजुकेटिंग अथॉरिटी होगा वो 1 करोड़ तक का, यदि आधार रूल को वायलेट किया करता है तो 1 करोड़ तक का पेनल्टी उस पर लगा सकता है। सेकेंड चेंज क्या किया गया है कि जो UIDAI है वो कोई भी कंप्लेंट इनिशिएट कर सकता है। वो आधार इकोसिस्टम यदि किसी भी तरह का कोई फेल्योर होता है तो उसके संदर्भ में वो डायरेक्शन दे सकता है, वो उसका इंफॉर्मेशन ले सकता है। साथ ही साथ जो एजुकेटिंग ऑफिसर होगा वो UIDAI के द्वारा अपॉइंटेड किया जाएगा और इस मैटर में वो पेनल्टी 1 करोड़ तक का दे सकता है किसी एक एंटिटी को। साथ ही साथ जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो इसका अपीलेट अथॉरिटी होगा। यदि एजुकेटिंग अथॉरिटी कोई भी इस पे कोई गलत तरह का डिसीजन देता है तो उसका जो अपीलेट अथॉरिटी होगा वो होगा टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो उसका वो जो है वो अपीलेट अथॉरिटी होगा। जो एजुकेटिंग ऑफिसर होगा वो ज्वाइंट सेक्रेटरी से कम बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और कम से कम 10 साल से ऊपर का उसका एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। या तो वो डिसिप्लिन ऑफ लॉ में हो, मैनेजमेंट में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, कॉमर्स के क्षेत्र में हो, और कम से कम इन क्षेत्र में उनका 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मतलब 10 साल से ज़्यादा का उसका वर्किंग एक्सपीरियंस हो, और ये जो मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में 3 साल का उसका एक्सपीरियंस भी हो। साथ ही साथ जो एजुकेटिंग अथॉरिटी होगा वो मतलब पेनल्टी देने के पहले एक नोटिस देगा एलिज्ड को, और उससे ये पूछेगा, उसको सो कॉज देगा कि क्यों नहीं उसके आपके ऊपर पेनल्टी किया जाए। यदि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई कंप्लायंस नहीं करता है, तभी एजुकेटिंग अथॉरिटी उसको पेनल्टी देगा। साथ ही साथ जो एजुकेटिंग अथॉरिटी होगा उसको पावर होगा कि वो कोई सम्मन कर सकता है, वो अटेंडेंस किसी पर कोई पर्सन यदि गलत करता है तो उसके संदर्भ में वो उस पर कोई भी तरह का इल्ज़ाम लगा सकता है यदि वो गलत किया है तो, और ऐसा सर्कमस्टांसेस यदि आता है तो एविडेंस के साथ उसको प्रूफ भी कर सकता है। उसके बाद जो अमाउंट ऑफ पेनल्टी होगा वो मतलब उसका पावर, सम्मन करने का पावर एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास ही होगा, और वो UIDAI फंड में ही जमा किया जाएगा। यदि वो पैसा पेमेंट नहीं किया जाता है तो वो पैसा रिकवर्ड किया जाएगा उसके जिस तरीके से है, मतलब जहाँ से उसको पैसा लेना है, लैंड रेवेन्यू से या जिस रूल के हिसाब से आना है वो लेना है। साथ ही साथ बैंक जो कंसर्न UIDAI है उसको मतलब वहाँ जाके भी जमा कर सकता है, एज वेल एज पब्लिक सेक्टर बैंक में हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक, कहीं पर भी वो जमा कर सकता है, और ओपन आधार एनरोलमेंट है वहाँ जाके भी वो जमा कर सकता है। लेकिन एक चीज़ और किया गया है कि मतलब अपडेशन फैसिलिटी इन 1 आउट ऑफ 10 ब्रांचेज, मतलब उसमें आधार की फैसिलिटी होना चाहिए। यदि उसको नहीं मानता है बैंक, यदि उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है तो 20,000 रुपये तक का अनकवर्ड ब्रांचेज जो होगा एवरी मंथ उसे पेनल्टी लग सकता है। मतलब एजुकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करने के बाद आधार एक्ट में ये चेंज किए गए। मतलब किसी 10 ब्रांच के ऊपर एक आधार इनरोलमेंट एंड अपडेशन फैसिलिटी होना चाहिए। यदि बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो 20,000 पर अनकवर्ड ब्रांचेज एवरी मंथ उस पर पेनल्टी ले सकता है। साथ ही साथ UIDAI ने एक आधार 2021 भी जारी किया है। उसके तहत जो कुछ है, मतलब UIDAI का मतलब जो है वो आप जानते ही हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और जो आधार को इशू करता है। साथ ही साथ हैकाथन का मतलब होता है ब्रिंगिंग टुगेदर नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम टू बिल्ड न्यू सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम। तो इसके तहत ये इनोवेटिव एप्लीकेशन मंगवाया गया है API के द्वारा, और इस पे डिस्कशन करके फिर इसको और ज़्यादा सुदृढ़ किया जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है QR साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स का मतलब यह है कि अभी तक तो SMS के द्वारा हम किसी को अलर्ट देते थे, अब SMS के द्वारा नहीं देके बल्कि उसको साउंड के द्वारा हम अलर्ट दे सकते हैं।
इसमें क्या है कि सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है इसको लागू किया है, जिसमें कि स्मॉल एंड पोर्टेबल स्पीकर है, जो कोई यदि डेली पेमेंट करता है तो उस पर उसको अलर्ट जारी करता है। मतलब क्या है कि ये एक डेडिकेटेड सिम स्लॉट में है, जो डाटा कनेक्टेड होते हैं और जैसे ही कोई पेमेंट करता है तो वो उसका वो वॉइस नोटिफिकेशन दे देता है। ये 5 लैंग्वेज में अभी चल रहा है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती एंड मराठी। मतलब क्या है कि जब कोई कस्टमर पेमेंट करता है तो वो स्कैन करता है क्यूआर कोड को, तो साउंड बॉक्स नोटिफाई करता है सक्सेसफुल पेमेंट को, और वो एक लाउड अलर्ट मतलब वॉइस के हिसाब से वो अलर्ट दे देता है। और ये क्या होता है कि स्मॉल स्पीकर होता है जो कि सिम के थ्रू पेमेंट अलर्ट से होता है। इसमें क्या वहाँ एसएमएस जाता था, यहाँ उसको बता देता है कि हाँ आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, तो अटेंशन उसमें आ जाता है। तो क्यूआर साउंड बॉक्स जो है वो एसएमएस को रिप्लेस करता है वॉइस से, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो पेटीएम है वो भी क्यूआर साउंड बॉक्स देता है अपने सारे कस्टमर को, जितने भी और मर्चेंट हैं उसके सबको, कि वो उसका पेमेंट एक्सेप्टेड हुआ या नहीं हुआ। कोई भी गुड्स वगैरह परचेज करते हैं तो पेटीएम में भी ये सुविधा अवेलेबल है। हमारा अगला टॉपिक है कि आरबीआई ने 1/10/2022 से जो जितने भी एनबीएफसी है उसका एक स्केलिंग कर दिया गया है। और स्केलिंग करने से क्या है कि जो सिस्टमेटिक रिस्क है उसके हिसाब से जितने भी एनबीएफसी है उनको 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है बेस लेयर एनबीएफसी, दूसरा है मिडिल लेयर एनबीएफसी, तीसरा है अपर लेयर एनबीएफसी और चौथा है टॉप लेयर एनबीएफसी। मतलब क्या है, जो बेस लेयर एनबीएफसी है उसमें नॉन डिपॉजिट टेकिंग जो एनबीएफसी है जिसका असेट साइज 1000 करोड़ से कम है वो बेस लेयर एनबीएफसी कहलाएंगे। जबकि जो मिडिल लेयर एनबीएफसी होगा वो होगा कि जो ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है उसका कोई भी असेट साइज है वो, और साथ ही साथ नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी जिसका असेट साइज 1000 करोड़ से ज़्यादा है, 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज़्यादा है। मतलब बेस लेयर जो है वो उसमें सिर्फ नॉन डिपॉजिट टेकिंग है जिसका कि 1000 है, जबकि मिडिल लेयर में सारे डिपॉजिट टेकिंग है और नॉन डिपॉजिट टेकिंग जिसका असेट साइज 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है। इसके साथ ही जो तीसरा है वो है अपर लेयर। अपर लेयर का मतलब क्या है कि इसमें वो एनबीएफसी होंगे जो कि स्पेशली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्पेसिफाइड किए जाएंगे, जिसमें कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मतलब उसके पैरामीटर के हिसाब से या उसके स्कोरिंग मेथोडोलॉजी के हिसाब से किया जाएगा। इसमें क्या है कि टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी है जो उसके असेट साइज में है वो ऑलवेज अपर लेयर में होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी फैक्टर। मतलब इसमें अपर लेयर में 10 एनबीएफसी को डिसाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा टॉप लेयर एनबीएफसी है उसके तहत वो एकदम आइडियली रिमेन खाली रहेगा। ये लेयर पॉपुलेटेड होगा जब मतलब सब्सटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल सिस्टमेटिक रिस्क में, और स्पेसिफिक एनबीएफसी जो अपर लेयर में अवेलेबल है वही मूव करेगा टॉप लेयर में अपर लेयर से, जब वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी स्कोरिंग मेथोडोलॉजी है या जो पैरामीटर किए गए उसको टॉप लेयर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर कर देगी। तो मतलब 4 हैं, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। बेस लेयर में नॉन डिपॉजिट टेकिंग लेस देन 10,000, मिडिल लेयर में ऑल डिपॉजिट टेकिंग प्लस नॉन डिपॉजिट टेकिंग मोर देन 1000 करोड़ का जो है वो, और अपर लेयर में जो आरबीआई स्पेसिफाइड करेगी उसके लिए होगा, और उसी स्पेसिफाइड में से जो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा जिसमें कि सिस्टमिक रिस्क वगैरह जो है वो सारे खत्म हो जाएंगे तो वो फिर टॉप लेयर में मूव करेगा। साथ ही साथ और कुछ चेंज किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जैसे कि सीलिंग ऑफ आईपीओ फंडिंग ये भी इन्होंने किया है। मतलब क्या है कि अब जो देयर शैल बी ए सीलिंग ऑफ 1 करोड़ पर बोरोवर फॉर फाइनेंसिंग सब्सक्राइबिंग टू आईपीओ
एनबीएफसी कैन फिक्स मोर कंजर्वेटिव लिमिट, मतलब यह है कि कोई भी एनबीएफसी जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा एक बॉरोवर को आईपीओ के लिए नहीं दे सकता है। वो एनबीएफसी चाहे तो और इससे कम में कहीं फिक्स कर सकता है, कम के लिए कोई नहीं है, बट 1 करोड़ से ज़्यादा कहीं नहीं होगा। साथ ही साथ एक चीज़ और किया है कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के संदर्भ में बोला है कि एनबीएफसी जिसके 10 या उससे अधिक ब्रांच है उसको कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के तहत विद इन 3 ईयर 1 अक्टूबर 2022 से आ जाना है। हमारा अगला टॉपिक है हार्बिंगर 2021। हार्बिंगर किसको कहते हैं? द पर्सन हु मेक्स मेजर चेंज, जो बहुत ज्यादा चेंज लाता है उसको कहते हैं। अभी जमाना है डिजिटलाइजेशन का, तो डिजिटलाइजेशन में कितना स्मार्ट डिजिटल पेमेंट के थ्रू किया जा सकता है, उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है कि ग्लोबल हैकाथन है, जिसको कि हार्बिंगर 2021 का नाम दिया गया है। और इसका जो थीम है वो है इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। हैकाथन के मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो कि हमने पिछले स्लाइड में बात किया था कि एक ऐसा इवेंट है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामर है उसको मिलाए जाते हैं और वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है या एप्लीकेशन डेवलप करता है जो कि कोलैबोरेटिव कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होता है, और उसका जो अच्छा होता है वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो आरबीआई इस संदर्भ में कहता है कि सोशल मीडिया एनालिसिस के तहत मॉनिटरिंग टूल करेगा जो डिजिटल पेमेंट फ्रॉड और इसके रोकने के जो तरीके हैं उसके तहत एनालिसिस करेगा कि इसकी मॉनिटरिंग कैसे मॉनिटरिंग टूल है जिसके तहत हमारा डिजिटल पेमेंट बढ़े और लोगों में विश्वास बढ़ता चले। इसके तहत हार्बिंगर 2021 के तहत आरबीआई ने पार्टिसिपेंट्स को मतलब इनवाइट किया है कि जो भी इस क्षेत्र में आएगा, जो नया ऐप बनाएगा या मॉनिटरिंग के लिए जो डिजिटल पेमेंट या फ्रॉड वगैरह को रोकने के लिए जिस तरीके से करेगा वो आएगा, और डिजिटल पेमेंट को जहां पर नहीं है, जैसे अंडर सर्व्ड एरिया है, वहां डिजिटल पेमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ये यूजर फ्रेंडली हो जाए, कैसे मतलब डिजिटल पेमेंट में स्ट्रेंथ किया जाए सिक्योरिटी को, ताकि जो है साइबर केसेस वगैरह कम हो, और कस्टमर को कैसे मतलब उसके विश्वास को जीता जाए। तो ये सारा चीज़ करने के लिए इसने बुलाया है कि आप ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो कि इनोवेटिव हो, इजी टू यूज हो, नॉन मोबाइल डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन के बारे में भी सोचा है, और साथ ही साथ जो स्मॉल टिकट कैश ट्रांजैक्शन है उसको भी डिजिटल मोड में कैसे किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करें। तो इसके तहत जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा कहा है कि ये जो मेंटर्ड होगा, इनोवेटिव सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन एनालाइज किए जाएंगे एक जूरी के द्वारा, और हर कैटेगरी में इसके लिए एक प्राइज दी जाएगी, और विनर जो है उसको 40 लाख रुपए मिलेगा, जबकि जो रनर अप होगा उसको 20 लाख रुपए मिलेगा। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है कि कैसे हमारा डिजिटल पेमेंट बढ़ाया जाए, डिजिटलाइजेशन कंट्री का कैसे बढ़े। हमारा इस स्लाइड का लास्ट टॉपिक है गवर्नमेंट बैंक स्टाफ अकाउंटेबिलिटी। मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी एडवाइस किया है जितने भी स्टेट लेंडर है कि आप 50 करोड़ तक के एक जो बैड लोन है उसके लिए एक मतलब ब्रॉड गाइडलाइन जारी किया है कि स्टाफ अकाउंटेबिलिटी जो है 50 करोड़ तक का जो है आप एक समान रखिए, लेकिन उसमें फ्रॉड अकाउंट नहीं होंगे। मतलब क्या होगा कि जो नए गाइडलाइन के तहत एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाइए आप कि अप टू 50 करोड़ तक जिसमें कि कॉमर्शियल डिसीजन यदि किसी बैंक एम्प्लॉय ने लिया है तो उसका फास्ट रिजोल्यूशन किया जाए, विजिलेंस एंगल से उसको देखा जाए, और उसको देखने के साथ साथ स्टाफ का जो रिकॉर्ड है उस पर भी उसके साथ उसके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से भी उस पर आप डिसीजन दीजिए। इसके साथ ही उसने बोला कि जो भी आप पॉलिसी बनाएंगे वो आपके बोर्ड के द्वारा, बैंक के बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड किया जाएगा, और मतलब ये भी आपको डिसाइड करना है कि 10 लाख या 20 लाख जो भी आपके बिजनेस साइज है वो बोर्ड उसको डिसाइड करेगा कि स्टाफ अकाउंटेबिलिटी को कैसे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि ये गाइडलाइन जो है वो अप्रैल 2022 से हो जाना चाहिए,
जो भी अकाउंट है उसके बैड होता है उसके तहत होना चाहिए। मतलब 1 अप्रैल 2022 के बाद यदि कोई भी अकाउंट एनपीए होता है तो उसमें आप जो स्टाफ अकाउंटेबिलिटी है वो इसी रूल के हिसाब से करिए। और उसने कहा है कि बैंक को एडवाइज किया है कि स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी जो है वो आपको ब्रॉड गाइडलाइन जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा दिया गया है उसके द्वारा होगा, और जो अप्रूवल होगा वो रिस्पेक्टिव बोर्ड का होगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है कि इन केस लोन अप टू 50 करोड़ यदि है तो ऑफिसर को पनिश नहीं किया जाएगा यदि डिसीजन जो है वो बोनाफाइड लिया गया है। बट यदि मालाफाइड इंटेंशन से लिया गया है तो आपको उसमें पनिश करना है। तो ये ध्यान रखना है कि इंटेंशन कैसा है। इसके साथ एक और चीज़ स्पेसिफाई किया गया है कि जो प्रोसीजर इसके लिए फॉलो किया जाएगा, स्क्रूटनाइज किए जाएंगे जो ओमिशन या कमीशन का जो भी मैटर है वो आपको अननेसेसरी किसी को परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए, ये फ्रीली होना चाहिए। तो चेंज बस इतना है कि 50 करोड़ तक के लोन में यदि स्टाफ का कोई बोनाफाइड इंटेंशन है तो उसको पनिश नहीं करना चाहिए, यदि मालाफाइड इंटेंशन है तो आप उसको पनिश करिए। ये 1 अप्रैल 2022 से जो भी लोन अकाउंट एनपीए होगा उस पर ये इम्प्लीमेंट होगा। तो ये था हमारा आज का आरबीआई गाइडलाइंस के तहत जो भी हमने इस पर तैयार किया था। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके पास आएगा आरबीआई गाइडलाइन से रिलेटेड। जो भी चेंज किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस साल में, सारा मैं वीडियो के तहत आपको प्रोवाइड करूंगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिससे कि आपको जब भी कोई नया वीडियो मिलेगा तो उसके बारे में आपको पता चल जाए। तो आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।